Good morning and hello everyone. This is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. Warm welcome to Impact Agri classes. I hope all of you are fine. Students, आज फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम आपके सामने आए हैं। एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है ड्राईलैंड एग्रीकल्चर का, जो आज हम आपको पढ़ाएंगे। और इससे पहले भी हमने जो लेक्चर आपको दिए हैं वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर पे ही दिए हैं। जो सब्जेक्ट था हमारा रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटर साइड मैनेजमेंट, उसके हमने लगभग अब तक 4 क्लासेस उसकी कवर कर दी हैं, 4 लेक्चर उसके बना दिए हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि रेनफीड एग्रीकल्चर क्या होता है, ड्राई फार्मिंग क्या होता है, ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होता है, क्या क्या इनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो आपको प्रीवियस लेक्चर पहले देखना होगा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने पूरा आपको अच्छे से बता दिया है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 4 वीडियो लेक्चर इसके बना चुका हूँ। तो अगर आपको डिटेल में रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटर साइड मैनेजमेंट के बारे में जानना है तो आपको सारी वीडियो लेक्चर देखने पड़ेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इन ड्राईलैंड एरियाज। ठीक है, ड्राईलैंड एरियाज में हम किस तरीके से सॉइल को मृदा के क्षरण होने से मृदा को बचा सकते हैं, और किस तरीके से हम ड्राईलैंड एरिया में जो पानी की कमी होती है उस पानी की कमी के अंदर किस तरीके से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं, जिससे हम अपनी जो खेती है उसकी जो वाटर नीड है उसको फुलफिल कर पाए। तो स्टूडेंट्स, हम आज यही सारी टेक्निक यहाँ पे जानेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छे से अगर आप अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ में आप वीडियो को देखोगे तो वादा करता हूँ आपकी समझ में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो चलते हैं हम पहले अपने लेक्चर की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम। तो स्टूडेंट, जैसा मैं आपको बता चुका हूँ, हमारा जो आज का टॉपिक है वो रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटर साइड मैनेजमेंट का टॉपिक है। जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इन ड्राई लैंड एरियाज। ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक इन ड्राई लैंड एरियाज मतलब ड्राई लैंड एरिया में मृदा का होने वाले क्षरण से मृदा का बचाव करना है और पानी को वहां पे क्या करना है, कंजर्व करना है। तो वही सारी टेक्निक हम देखें इस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं। तो चलते हैं। जो हमारा फर्स्ट इसमें सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक में फर्स्ट जो टेक्निक है वो हमारी है इन सिटू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। इन सिटू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक। अगर स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं इन सिटू का मतलब क्या होता है। इन सिटू का मतलब ये है कि आपका इन सिटू का मतलब है कि आपके फील्ड में वाटर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि फील्ड में आप क्या करते हो, क्रॉप ग्रो करते हो, तो फील्ड में ही होगी, जहाँ पे क्रॉप होगी वहीं पे तो वाटर रिक्वायरमेंट होगी, वहीं पे आपको पानी की जरूरत होगी। तो उसी फील्ड के अंदर इन सिटू का मतलब है फील्ड के अंदर ही वाटर को कंजर्व करना और उसी फील्ड का क्या करना, इरोजन, सॉइल इरोजन होने से उसी फील्ड की मिट्टी का बचाना। ठीक है, ये सारी टेक्निक हमारी क्या कहलाती है, इन सिटू सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक कहलाती है। अब इन सिटू मतलब फील्ड में ही आप सोयल और वाटर को कंजर्व करेंगे तो इन सिटू हो गया हमारा। इसमें सबसे पहले आती है हमारी इन सिटू में टिलेज प्रैक्टिस। अब भाई टिलेज प्रैक्टिस आप कहाँ करते हो, आप अपने फील्ड में करते हो, अपने खेत में करते हो, तो वही तो मैंने अपने फील्ड के अंदर मैनेजमेंट करूँ तभी तो इन सिटू आया ना। तो इसमें पहले हमारी टिलेज प्रैक्टिस। तो टिलेज की अगर मैं बात करूं तो आप सोच रहे होंगे कि सर हमारी जो टिलेज होती है वो क्या होती है। टिलेज का जो मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन दूं तो टिलेज को पहले तो मैं हिंदी में बताऊं, इसका हिंदी में क्या कहते हैं। तो टिलेज को हिंदी में कहते हैं भू परिष्करण। भू परिष्करण
और टिलेज का मतलब है कि फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ सोयल इज कॉल्ड टिलेज। मृदा को भौतिक रूप से अलटना पलटना हमारा क्या कहलाता है? टिलेज कहलाता है। अब वही टिलेज में कुछ ऐसी टिलेज हमारी होती है जो हमारे पानी को कंजर्व करती है, पानी को कंजर्व करती है और जो हमारे इरोजन में भी, इरोजन होने से भी रोकती है। अगर मैं आपको टिलेज के फायदे बताऊं कि हमारे टिलेज के वाटर कंजर्वेशन में क्या फायदे हैं, तो जब आप अपने फील्ड पर टिलेज करोगे, भू परिष्करण करोगे, तो आपकी जो मृदा है वो क्या हो जाएगी? ओपन हो जाएगी, लूज हो जाएगी। जो कॉम्पैक्ट मृदा थी, जिस मृदा के पार्टिकल टू पार्टिकल जो फोर्स लगा हुआ था, कोहेशन, वो फोर्स अब आप उस फोर्स को क्या कर दोगे? कम कर दोगे और उस सोयल के, उस मृदा के पार्टिकल क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, जो जुड़े हुए थे वो अलग अलग हो जाएंगे। अब जब वो अलग अलग होंगे तो उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? जल धारण क्षमता बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर कोहेशन फोर्स लगने के बाद वो पार्टिकल एक बड़ा क्लाउड्स बनाए हुए और इकट्ठे होते, तो वो वाटर को उतना ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते जितना उस क्लाउड को, मिट्टी के उस ढेले को तोड़ने के बाद, उस ढेले को तोड़ने के बाद वो एब्जॉर्ब कर पाएंगे। तो इससे क्या होता है? वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ जाएगी मृदा की। जब मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ेगी तो मृदा ज्यादा से ज्यादा पानी को क्या करेगी? क्या करेगी? उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, जब वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो मृदा का जो हमारा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी वो बढ़ेगा। जब मृदा का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगा तो मृदा के अंदर मॉइस्चर परसेंटेज बढ़ेगा, मतलब नमी की मात्रा बढ़ेगी। तो इसी तरीके से टिलेज हमारे इसमें मदद कर रहा है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये वाटर को कंजर्व करने में मदद कर रहा है। कैसे भाई? जब आप टिलेज करोगे तो ज्यादा ज्यादा मात्रा में आपकी मृदा पानी को पिएगी। जब वो पिएगी तो आपकी मृदा के अंदर तो पानी कंजर्व रहेगा ना, जो आपके पौधों के लिए अवेलेबल होगा जब आप फसल लगाओगे। तो टिलेज हमारे वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ये जो टिलेज हमारी किस एरिया के लिए इंपॉर्टेंट है, उस एरिया के लिए वाटर कंजर्वेशन करती है ये जिस एरिया में हमारा कॉम्पैक्ट सोयल होती है या लोमी मृदा होती है, लोमी सोयल होती है, चिकनी मिट्टी होती है। तो उस एरिया में अगर बारिश होती है, जिस एरिया में चिकनी मृदा या लोमी सोयल है, तो हमारा जो बारिश होने के बाद जो एक्सेसिव वाटर होता है रेनफॉल का, वो हमारा सरफेस के ऊपर से बह जाता है। मृदा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, मृदा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, क्योंकि मृदा क्या है? हमारी लोमी है। क्या है? लोमी है। और अगर आप अपने फील्ड में टिलेज कर दोगे, टिलेज करके रखोगे, तो उस कंडीशन में जब उस पर्टिकुलर एरिया में जिसमें चिकनी मृदा है, अगर उस पर्टिकुलर एरिया में जब भी बारिश होगी तो वो मृदा आपके जो रेनफॉल का जो रन ऑफ हो रहा था, जो अपधावन हो रहा था, उस रन ऑफ को क्या कर देगी? कम कर देगी और मैक्सिमम वाटर को अपने अंदर क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो टिलेज हमारे, मैं बता चुका हूं आपको कि टिलेज हमारे मृदा की क्या बढ़ाता है? एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें कुछ टिलेज तो ऐसी आती है हमारी, ये तो मैं आपको, अगर टिलेज हम लोमी सोइल में कर रहे हैं, चिकनी मृदा में कर रहे हैं, तो वहां पे तो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, हम सैंडी मृदा में कर रहे हैं, मतलब रेतली मृदा में हम टिलेज कर रहे हैं, तो वो तो हमारा पर्कुलेशन रेट बढ़ा देगा। तो डिपेंड करता है टिलेज किस एरिया में आप कर रहे हो, किस सोइल टाइप में आप टिलेज कर रहे हो। अगर आप रेतली मृदा में टिलेज करोगे तो वो तो और ज्यादा पर्कुलेशन रेट बढ़ा देगा। मृदा आपकी वाटर को एब्जॉर्ब तो करेगी, लेकिन वो पर्कुलेट हो जाएगा, वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी। तो उस एरिया के लिए हमको कौन सी टिलेज प्रैक्टिस अपनानी चाहिए? उस एरिया के लिए हमको कौन सी टिलेज प्रैक्टिस अपनानी चाहिए? उस एरिया के लिए हमें कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिस अपनानी चाहिए। कौन सी? कंजर्वेशन, संरक्षित भू परिष्करण हमें अपनाना चाहिए। टिलेज प्रैक्टिस में कंजर्वेशन टिलेज प्रैक्टिस आता है। तो कंजर्वेशन का मतलब ये है कि कम से कम टिलेज करना। जितनी आपके पौधे को लगाने के लिए जरूरत है, जितना क्रॉप को सोन करने की नीड है, उतने ही पार्ट को आप यहाँ पे क्या करोगे? सोइल के डिस्टर्ब करोगे। ठीक है, तो इसमें आप क्या करोगे? रिड्यूस सोइल डिस्टर्बेंस। कंजर्वेशन टिलेज में क्या करोगे? सोइल के डिस्टर्बेंस को कम करोगे।
एंड मेंटेन सोयल कवर टू मिनिमाइज सोयल इरोजन। भाई यहाँ पे आप जब कंजर्वेशन टिलेज में टिलेज या सोयल के डिस्टरबेंस को कम करोगे तो उस कंडीशन में आपके जो सोयल के ऊपर, जो आपके फील्ड के ऊपर क्रॉप रेजिड्यू, फसल अवशेष रहता है प्रीवियस क्रॉप का जो आपने हार्वेस्ट करी है, तो वो आपके सोयल सरफेस के ऊपर एज इट इज बना रहेगा, वो ज्यादा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जब आप टिलेज के यहाँ पे क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर दे रहे हो, तो वो बना रहेगा। तो जब वो बना रहेगा तो हमारे एक सोयल सरफेस पे वो क्या देगा, कवर देगा। तो जब सोयल सरफेस पे वो कवर देगा तो हमारा जो सोयल से होने वाला इवेपोरेशन, सोयल से होने वाला वाष्पन हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि सोयल हमारे डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी और इस वजह से सोयल का टेम्परेचर हमारा या मृदा का टेम्परेचर, तापमान हमारा ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा। जब तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो हमारा इवेपोरेशन, वाष्पीकरण हमारा कम होगा। ठीक है, तो हमारी जो कंजर्वेशन टिलेज है ये क्या कर रही है, हमारे सोइल के ऊपर किसको मेंटेन कर रही है, सोइल कवर को, जो मैं बता चुका हूँ आपको, रेजिड्यू वगैरह, फसल अवशेष वगैरह। और क्या कर रही है, मिनिमाइज सोइल इरोजन। भाई जब हमारे मृदा के ऊपर सोइल कवर को मेंटेन करके रखेगी हमारी कंजर्वेशन टिलेज, तो जब वो उसको कवर करके रखेगी तो यहाँ पे इरोजन भी तो हमारा कम होगा ना, इरोजन भी कम होगा। क्यों? क्योंकि अगर विंड इरोजन की बात करें तो हमारी जो विंड है, जो हमारी वायु है, जो वो अगर हाई विंड वेलोसिटी भी होगी, बहुत तेज हवाएं भी होगी, तो तब भी वो हमारे सोइल का डिटैचमेंट नहीं कर पाएगी, मतलब सोइल को अपने साथ में ट्रांसपोर्ट वो नहीं करा पाएगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, ऑर्गेनिक रेजिड्यू पड़ा हुआ है जो आपने टिलेज ना करके या टिलेज को कम करके जिसकी वजह वो छूट गया है। ठीक है, टिलेज ना कम करने के बाद वो छूटा है ना वहां पे। ठीक है, तो ये हमारा क्या करेगा, सोइल इरोजन को भी क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा, और एज वेल एज इसके साथ में क्या करेगा, हमारा वाटर कंजर्वेशन भी करेगा। वाटर कंजर्वेशन में बता चुका हूं भाई। कंजर्वेशन टिलेज, जैसे कि अगर मैं आपको लोमी सोइल की यहाँ पे भी एग्जांपल दिया था, उसमें तो आपको टिलेज करोगे तभी आपके जो मृदा की वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ेगी। लेकिन अगर आप सैंडी मृदा की बात करें या सैंडी लोम मृदा की बात करें, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मिनिमम टिलेज करना पड़ेगा या कंजर्वेशन टिलेज अपनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप मृदा को ज्यादा ओपन नहीं कर सकते। अगर आप ज्यादा ओपन करोगे तो मृदा का जो मृदा के अंदर जो मॉइस्चर अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ मृदा को आपको ज्यादा टिलेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मृदा क्या है, हमारी रेतली है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, कंजर्वेशन टिलेज करोगे। किस लिए करोगे, मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए और इरोजन को कम करने के लिए। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आप टिलेज करोगे सैंडी सॉइल में, तो उतना ज्यादा वो भुरभुरी होती जाएगी। जितनी ज्यादा वो भुरभुरी होगी उतनी ज्यादा हमारा विंड इरोजन होगा नहीं होगा, वाटर इरोजन भी होगा। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे टिलेज प्रैक्टिस बता रहा हूँ, जो आप इन सीटू सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन टेक्निक अपना रहे हो, उसका एक हमारा एक टेक्निक है। तो इसमें हम देखते हैं कंजर्वेशन टिलेज हमारी होती कौन कौन सी है। तो कंजर्वेशन टिलेज में हमारी कौन कौन सी आती है, एक तो मिनिमम टिलेज आती है हमारी, जीरो टिलेज आती है और स्ट्रिक्ट टिलेज आती है। अब मिनिमम टिलेज का मतलब क्या है, मिनिमम टिलेज का मतलब है कि आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राइमरी टिलेज परफॉर्म करनी है, प्राथमिक भू परिष्करण परफॉर्म करना है। सेकेंडरी टिलेज को आप नहीं करोगे, सेकेंडरी टिलेज यहाँ पे क्या है, उसको अवॉइड करोगे। प्राइमरी टिलेज परफॉर्म करोगे, सेकेंडरी को अवॉइड करोगे, तो हमारा क्या होगा, मिनिमम टिलेज। अब अगर हम बात करें यहाँ पे जीरो टिलेज की, चलो मैं यहाँ मैं बता तो चुका हूँ आपको, इसको आप नोट करते चलो, क्योंकि मेरे जो व्हाइट बोर्ड पे वो उतनी जगह नहीं है, चीजें समझाने में समझा ही रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी जीरो टिलेज। जीरो टिलेज जो शब्द है वो किसने दिया था, सबसे पहले किसने यूज किया था, जेथरो टुल ने किया था। और जो जीरो टिलेज है, जीरो टिलेज का मतलब यहाँ पे ये है कि आप सोइल के सिर्फ उसी पोर्शन को डिस्टर्ब करोगे जिस पोर्शन में आपको फसल की बुआई करनी हो। ठीक है, अब जीरो टिलेज में हमारी और प्रकार की टिलेज आती है, रो जोन टिलेज आती है। ठीक है, रो जोन टिलेज आती है, और भाई हमारा इसके अंदर और सारी टिलेज आती है। तो नेक्स्ट हमारी जो टिलेज है वो कौन सी है, स्ट्रिप टिलेज। पट्टियों में आप क्या करोगे, यहाँ पे जुताई करोगे, पट्टियों में आप भू परिष्करण करोगे। ठीक है, अब टिलेज में ही हमारा एक और इन सीटू मैनेजमेंट है टिलेज का ही, उसको हम बोलते हैं ऑफ सीजन टिलेज।
ठीक है। ऑफ सीजन टिलेज हमारी क्या होती है, चलो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऑफ सीजन टिलेज क्या होती है हमारी, ऑफ सीजन टिलेज होती है हमारी टिलेज ऑपरेशन डन आफ्टर क्रॉप हार्वेस्टिंग। भाई हार्वेस्टिंग करने के बाद में मृदा की कटाई करने के बाद में, वो सॉरी फसल की कटाई करने के बाद में जो आप टिलेज ऑपरेशन करते हो खाली खेत के अंदर, वो हमारी क्या कहलाती है, ऑफ सीजन। ऑफ से समझ में आ रहा होगा कि कोई फसल का सीजन नहीं है, कोई वहां पे आपका कोई सीजन नहीं है जिसमें आप फसल ग्रो कर सको, वहां पे क्या है, हमारा ऑफ सीजन है। तो उस टाइम पे आप अपने सोइल के अंदर टिलेज करके छोड़ देते हो, ठीक है। क्यों छोड़ते हो, छोड़ते हो, इसके दो बेनिफिट है ऑक्सीजन टिलेज के हमारे। एक तो ये हमारे क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाएगी मृदा की, क्योंकि जब आपने टिलेज करके छोड़ दिया तो रेनफॉल जब होगी, तो रेनफॉल आपके फील्ड में वाटर प्रेसिपिटेशन होगा, तो प्रेसिपिटेशन अगर होगा तो आपका जो फील्ड का पानी है वो मैक्सिमम लेवल तक आपका फील्ड एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा है, कटाई के बाद में, अपनी फसल की कटाई के बाद में वहां पे क्या कर दिए, टिलेज कर दिए, तो मृदा आपकी क्या हो गई, ओपन हो गई। अब ओपन मृदा ज्यादा जल को धारण करेगी, ठीक है। दूसरा इसका क्या फायदा है, दूसरा फायदा ये है कि जब आप ऑक्सीजन टिलेज करके छोड़ते हो ना भाई, क्या होता है, हम इसको ऑक्सीजन टिलेज को हम समर प्लोविंग भी बोल सकते हैं, समर प्लोविंग या विंटर प्लोविंग इसको हम बोलते हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। तो जब आप समर प्लोविंग या ऑक्सीजन टिलेज करते हो तो आपकी जो मृदा है टिलेज के बाद एक्सपोज हो जाती है, खुल जाती है, तो उसमें जो हमारे इंसेक्ट का जो उसमें हाउसेस है, जो उनके स्टेज है, अंडा लार्वा या उनके जो घर है सोइल के अंदर, वो क्या हो जाएंगे, आपके डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और जो इंसेक्ट है वो डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आ जाएंगे, धूप के कांटेक्ट में आ जाएंगे, तो वो या तो मर जाएंगे या आपके फील्ड से बाहर चले जाएंगे। और जो उसमें अंडा स्टेज है उनका या लार्वा है, तो वो क्या हो जाएगा, धूप के कांटेक्ट में आने से या सन के कांटेक्ट में आने से डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इंसेक्ट इंटीग्रेटेड इंसेक्ट मैनेजमेंट भी कर रहे हो, और ये आप यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वाटर का कंजर्वेशन भी कर रहे हो ऑक्सीजन टिलेज के द्वारा। नेक्स्ट हमारा आता है कंटूर प्लाविंग। ये कंटूर प्लाविंग हमारा एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारी हिली एरियाज में की जाती है। किसमें, हिली एरियाज में, जहाँ पे हमारे पहाड़ होते हैं, पहाड़ों को काटकर स्लोप नुमा पहाड़ों को काटकर उसको किस फॉर्म में काटा जाता है, सीढ़ी नुमा फॉर्म में काटा जाता है, ठीक है। उस ढलान को कम किया जाता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंटूर प्लोविंग बोलते हैं। तो आगे मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, और इस कंटूर प्लोविंग का मैं लेक्चर में डायग्राम में लगा दूंगा, तो आप देख लेना। भाई देखो होता क्या है कि कंटूर प्लोविंग हमारा वाटर कंजर्वेशन करने में किस तरह हेल्पफुल होगा। तो मान लो एग्जांपल दूं मैं अगर आपको, मेरे पास ही मार्कर है, तो ये मार्कर में हमारे मान लो इस तरीके से मार्कर है हमारा है, तो इधर क्या है, स्लोप है, ये क्या है, ढलान है हमारा, है नहीं ढलान। तो जब ये हमारा ढलान है, तो जब हमारी रेनफॉल इस मार्कर के सबसे ऊपर एरिया पर पड़ेगी, बारिश पड़ेगी, तो वाटर हमारे ढलान से नीचे आएगा और हाई वेलोसिटी के साथ में आएगा। तो जब वो हाई वेलोसिटी के साथ में आएगा तो वो हमारी जो उपजाऊ मृदा है उसको कहा ले जाएगा, बहकर ट्रांसपोर्ट कर देगा, इरोजन कर देगा। एक तो कंडीशन हमारा इरोजन में यहाँ पे प्रमोट हो रहा है, ठीक है, हम सोइल का कंजर्वेशन नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा हमारा वाटर कंजर्व नहीं हो रहा है, कैसे, जब जब हाई वाटर वेलोसिटी होगी हमारी इस स्लोपी सरफेस के ऊपर से, ठीक है, तो वहां पे हमारा तेज वाटर जल की तेज धारा होने की वजह से वाटर हमारा क्या रिटेंशन नहीं कर पाएगा, सरफेस के ऊपर रुक नहीं पाएगा। जब वो रुकेगा नहीं तो हमारी जो ये सरफेस है हिली एरिया का या पहाड़ का जो सरफेस है वो उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। जब ठहरेगा नहीं तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, उसको धारण नहीं कर पाएगा। जब उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हमारा जो मृदा के अंदर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। भाई जब धारण नहीं किया हमारे वाटर को हमारे सोइल ने, तो भाई हमारी क्या होगी, मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी तो कम होगी ना, मॉइस्चर डिफिशिएट हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हम ना तो हम जल को कंजर्व कर पा रहे हैं, ठीक है, ना हम यहाँ पे सोइल को कंजर्व कर पा रहे हैं। तो उसको कंजर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इस स्लोपी लैंड को, इस ढालू
क्षेत्र को हम क्या कर देते हैं, सीढ़ी नुमा, स्लोप को कम करने के लिए सीढ़ी नुमा क्या कर देते हैं, इसकी कटिंग कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे बारिश पड़ेगी तो हमारा जो रेन वाटर वो हमारी पहली सीढ़ी पे पड़ेगा, पहले स्टिप पे पड़ेगा, फिर हमारा दूसरी पट्टी पे पड़ेगा, फिर तीसरी पट्टी पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। यहाँ से जाएगा, फिर वो दूसरी पट्टी पे जाएगा, फिर तीसरी पट्टी, फिर आराम आराम से वो कहाँ जाएगा, नीचे आपके नीचे लैंड पे वो चला जाएगा, जहाँ लो लैंड है वहां पे चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रही है, हमारी वाटर की वेलोसिटी, उसकी गति कम कर रहे हैं हम, फिर क्या करके, कटिंग करके। ठीक है, स्ट्रिप में पहाड़ों को कटिंग करके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी को कम कर रहे हैं, जिसका परिणाम हमारा क्या हो रहा है, ना तो यहाँ पे इरोजन हो रहा है, सोइल इरोजन हो रहा है, और इसके साथ साथ में हमारा वाटर कंजर्वेशन भी हो रहा है, क्योंकि पानी को होल्ड मृदा के ऊपर बने रहने का टाइम मिल रहा है, उसको रिटेंशन होने का, उसको रुकने का वहां पे समय मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरी स्पीड से जा रहा है। ठीक है, तो चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हमारा जो कंटूर आप समझ गए होंगे क्या होता है, क्यों क्यों हमारे लिए ये वाटर कंजर्वेशन करने के लिए क्यों हमारा हेल्पफुल है, और कैसे ये हमारा मृदा संरक्षण करता है, ये सारी चीजें बता चुका हूँ। तो मल्चिंग एक होता है हमारा, मल्चिंग, ये हमारा बी पॉइंट है। तो मल्चिंग हमारा क्या होता है, कवर ऑफ क्रॉप एनी मटेरियल, वो हमारा हमारी फसल को, वो सॉरी हमारी मृदा को किसी भी मटेरियल से कवर करना। ठीक है, किसी भी मटेरियल से कवर करना, वो हमारा सिंथेटिक भी हो सकता है और हमारा नेचुरल भी हो सकता है। मतलब फसल को, वो सॉरी मृदा को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कवर कर रहे हैं। प्लास्टिक फिल्म से कवर कर सकते हो, पॉलिथीन से कवर कर सकते हो। ठीक है, और फसल के अवशेषों भी से भी कवर कर सकते हो। तो जब आप कवर कर दोगे तो हमारा जो सनलाइट है वो डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं आ पाएगा। जब वो डायरेक्ट सॉइल के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा तो हमारा जो सोइल का तापमान है वो ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। जब तापमान ज्यादा नहीं बढ़ेगा तो सोइल के अंदर जो मॉइस्चर है वो इवेपोरेट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चीजें आपके समझ में आ रही होंगी। तो मल्चिंग हमारी कितने प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी ऑर्गेनिक मल्चिंग। ऑर्गेनिक मल्चिंग हमारी कौन सी होती है, यूज ऑफ क्रॉप रेजिड्यू, उसमें हम फसल अवशेषों का यूज करेंगे। और जैसे कि हमारे फसल अवशेषों में हमारे उसकी पत्तियां आ गई या हमारा स्ट्रा आ गया। ठीक है, अवशेष का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप फसल हार्वेस्ट करने के बाद में, जो हार्वेस्टिंग के बाद में कुछ फसल के अवशेष बच जाते हैं ना आपके फील्ड के अंदर, तो वो उसके जो कुछ वेजिटेटिव पार्ट बच जाता है तो वो अवशेष बोलते हैं। और एक्स्ट्रा हो गया हमारा, जैसे कि हमारा भूसा हो गया, पुआल हो गया, ये हमारे क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो पुआल को भी हम बिछा सकते हैं अपने सोइल के ऊपर मल्चिंग करने के लिए। नेक्स्ट हमारी पेड़ों की पत्तियां भी हम बिछा सकते हैं, और हम यहाँ पे फार्म यार्ड मैन्योर के द्वारा भी, गोबर की खाद के द्वारा भी हम मल्चिंग कर सकते हैं। तो ये होगी हमारी ऑर्गेनिक मल्चिंग। नेक्स्ट हमारी बात करें हम प्लास्टिक मल्चिंग की, तो प्लास्टिक मल्चिंग क्या होती है, प्लास्टिक मल्चिंग में आप ब्लैक पॉलिथीन का यूज कर सकते हो। ठीक है, और पॉलिथीन फिल्म का यूज कर सकते हो। ठीक है, आर्टिफिशियल जो आप यूज करोगे वो हमारा क्या होगा, प्लास्टिक मल्चिंग। नेक्स्ट हमारा जो सी यहाँ पे हमने पॉइंट दिया है आपको, वो है हमारा एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस। कुछ ऐसी हमारी कर्षण क्रियाएं हैं, कृषि की ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं और सोइल को भी कंजर्व कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इंटरक्रॉपिंग करके हम कंजर्व कर सकते हैं, मिक्स क्रॉपिंग करके कर सकते हैं। तो इंटरक्रॉपिंग करके कैसे कंजर्व करेंगे हम भाई, इंटरक्रॉपिंग करके हम ऐसे कंजर्व करेंगे। इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है, इंटरक्रॉपिंग का मतलब है दो या दो से अधिक फसलों को एक फिक्स लैंड पर दो या दो से अधिक फसलों को रो अरेंजमेंट में बोना, पंक्तियों के अरेंजमेंट में बोना क्या कहलाता है, हमारा इंटरक्रॉपिंग कहलाता है। और मिक्स क्रॉपिंग हमारा क्या होता है कि विदाउट रो अरेंजमेंट ग्रोविंग टू और मोर देन क्रॉप्स इन ए सेम फील्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको कोई रो अरेंजमेंट नहीं होगा, आप सीड को मिक्स करोगे और उसकी ब्रॉडकास्टिंग कर दोगे, तो ये होगा हमारा मिक्स क्रॉपिंग। तो ये हमारा वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन करने में इसका क्या फायदा होगा। अब भाई इंटर क्रॉपिंग अगर आप करोगे तो इंटर क्रॉपिंग में आप दो या दो से अधिक फसलें ग्रो कर रहे हो। तो जब दो या दो से अधिक फसलें ग्रो कर रहे हो तो जितनी फसलें आपके फील्ड में ग्रो हैं उन सारी फसलों की अलग अलग हैबिट्स होंगी, अलग अलग उनकी नेचुरल हैबिट्स होंगी। कोई ज्यादा हाइट का होगा, कोई कम हाइट का होगा, किसी की जड़ें ज्यादा गहराई तक जा रही होंगी, किसी की जड़ें हमारी शैलो होंगी, शैलो रूट वाला होगा, मतलब ऊपर सरफेस तक ही रह रही होंगी, कोई मिडिल में होगा हमारा। तो इनकी अलग अलग हैबिट्स की वजह से
भाई देखो, जो जिनकी जड़ें गहराई तक ज्यादा जा रही है तो वो ज्यादा गहराई तक जाके वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो यहाँ पे हम वाटर का यूटिलाइजेशन अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, जो हमारे अपर सरफेस की बात करें, अपर सरफेस में जो जिनकी जड़ें अपर सरफेस में रह रही है, वो एक तो हमारे इरोजन को कम करेगा, क्योंकि वो अपर सरफेस को क्या करेगा, बांध के रखेगा, उसको जकड़ के रखेगा। तो हमारा जो वाटर इरोजन है वहां पे वो कम होगा, और विंड इरोजन भी कम होगा, क्योंकि मृदा को पकड़ के रखेगा। दूसरा, हमारा जो अपर सरफेस में मॉइस्चर है उसको भी वो यूटिलाइज कर लेगा। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वाटर को कंजर्व कर रहे हैं ना भाई। यूटिलाइजेशन भी तो हम अच्छे से यूटिलाइज कर पाए हमारा पौधा, ये भी हमारे कंजर्वेशन का ही पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही हमारा मिक्स क्रॉपिंग का यही कॉन्सेप्ट हमारा मिक्स क्रॉपिंग का रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें स्ट्रिप क्रॉपिंग की। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग हमारी किस एरिया में होती है, जहाँ पे हमारा जो स्लोप होता है 1 से 2% के बीच में होता है। ठीक है, 1 से 2% के बीच में जहाँ पे स्लोप होता है, ढलान होता है, तो वहां पे हम इस प्रैक्टिस को परफॉर्म करते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग को। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब ये है, यहाँ पे मतलब अलग अलग फसलों को पट्टियों में बो देते हैं हम, स्ट्रिपों में बो देते हैं। उसका क्या कारण है, क्यों बोते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे होता है स्लोप। जब ढलान होगा, भाई थोड़ा भी ढलान होगा तो वाटर हमारे क्या है, जल की जो धारा है वो तेजी से सॉइल के सरफेस से गुजरेगी। जब जल की धारा तेजी से गुजरेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, तेज जल हमारी मृदा का घटाव करेगा। ठीक है, तो हम ऐसी फसलें लगा देते हैं इन पट्टियों के बीच में, पट्टियों के बीच में जो उस बहते हुए जल को क्या करेगी, बैरियर देगी, उसको रोकेगी। ठीक है, और उन पर्टिकुलर फसल की क्या होंगी, जड़ें क्या होंगी, गहराई तक जा रही होंगी और झाड़ी नुमा फसलें होंगी। ठीक है, तो पट्टियों में ऐसी फसलों को हम ग्रो करने को क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। भाई यहाँ पे पहली बात तो ये क्या कर रहा है, हमारे जल की जो स्पीड है उसको कम कर रहा है। जब उसकी स्पीड कम हो रही है, वो इरोजन नहीं कर पा रहा है, ज्यादा मात्रा में इरोजन भी हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है। दूसरा, हमारा मतलब सॉइल भी कंजर्व हो रही है। और दूसरा, हमारा क्या कर रहा है, जब उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसको हमारी सॉइल के ऊपर होल्ड होने का टाइम मिल रहा है, समय मिल रहा है, मतलब रिटेंशन होने का उसको समय मिल रहा है। जब वो रिटेंशन हो रहा है कुछ टाइम के लिए, तो हमारी मृदा उसको एब्जॉर्ब भी कर ले रही है। भाई जो रेनफॉल वाटर होता है, बारिश का पानी, उसको एब्जॉर्ब भी कर ले रही है। ठीक है, तो हम इसमें वाटर को भी कंजर्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी मृदा की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे हम हमारा जो स्ट्रिप क्रॉप है जिसमें हम झाड़ीनुमा फसल लगाए हुए हैं, वो हमारे इस वाटर को क्या दे रही है, बैरियर दे रही है, रोक रही है, रुक जा, इसे कह रही है रुक जा, और रुकने के बाद थोड़ी देर ठहर और अंदर सॉइल के अंदर जा। ठीक है, तो चलो ये तो मजाक था। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग आपको समझ में आ गई। दूसरा, हम कवर क्रॉप हमारी कुछ ऐसी फसलें होती है जिनका वेजिटेशन पोर्शन ज्यादा होता है, जिनके अंदर पत्तियां या ज्यादा फैलाव वाली फसलें होती है। हमारी मृदा को वो क्या करती है, मृदा की सरफेस के ऊपर उसको कवर कर लेती है, ढक लेती है। तो जब वो ढक लेगी तो एक तो हमारा वाटर इरोजन भी कम होगा। भाई जब वो ढक लेंगी तो पूरी मृदा के ऊपर, पूरे सॉइल के ऊपर वो बिछ जाएंगी। जब वो बिछ जाएंगी तो अगर हमारा जो हाई वेलोसिटी वाटर है वो भी आएगा ना, तो वो भी इरोजन हमारा नहीं कर पाएगा, क्योंकि मृदा उसको पकड़े हुई है, किसको, सॉइल को, क्योंकि उसके सरफेस पे वो बिछी हुई है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा हमारा जो यहाँ पे हमारा वाटर भी कंजर्व होगा। क्यों, क्योंकि जब तेज बहता हुआ पानी हमारे सरफेस के ऊपर से गुजरेगा तो हमारी जो कवर क्रॉप है उसकी वेलोसिटी को कम करेगी। जब वो उसकी वेलोसिटी को हमारी कवर क्रॉप कम करेगी तो उसके अंदर, वाटर के अंदर एक रिटेंशन आएगा। जब उसके अंदर रिटेंशन आएगा तो हमारी सॉइल उसको क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो सॉइल की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ी, मतलब यहाँ पे हमारा क्या वाटर का कंजर्वेशन हुआ, मतलब वो उसका अवधावन हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, भाव उसका कम कर दिया। दूसरा, जब वो कवर करके रखेगी, तीसरा पॉइंट क्या होगा इसमें हमारे वाटर कंजर्वेशन का, वो ये होगा कि जब हम हमारे जो कवर क्रॉप है हमारी सॉइल सरफेस को कवर करके रखेगी अच्छे से, तो हमारी जो सनलाइट है वो डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी। जब सनलाइट डायरेक्ट सॉइल के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी तो हमारी मृदा का तापमान हमारा ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। जब मृदा का तापमान ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा तो मृदा के अंदर से इवेपोरेशन लॉसेस हमारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको 3 पॉइंट यहाँ पे बता चुका हूँ, सॉइल इरोजन को कम करने वाले भी और वाटर कंजर्वेशन करने वाले भी। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्रॉप रोटेशन।
क्रॉप रोटेशन हमारा क्या इसमें अच्छा मैं आपको बताऊं, कवर क्रॉप्स में हम कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ग्राउंडनट ले सकते हैं, कॉफी ले सकते हैं, ग्रीन ग्राम ले सकते हैं, हमारे क्या है कवर क्रॉप्स के एग्जाम्पल है। और स्ट्रिप क्रॉप में हम किस किस फसलों की हम पट्टियों में कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो इसमें हम मिलेट्स लगा सकते हैं, किसके साथ में, लेग्यूम्स के साथ में, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन हम किस क्रॉप फसल चक्र हम किस का अपना सकते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए। हम व्हीट के साथ में हम ज्वार का अपना सकते हैं, गेहूं के साथ में सोरगम, और मक्का को रोटेट कर सकते हैं गेहूं के साथ में, ठीक है, व्हीट के साथ में। तो ये मैंने एग्जांपल दिए हैं आपको। तो क्रॉप रोटेशन हम हमारा फसल को अदल बदल कर बोना साल दर साल हमारे क्या कहलाता है, क्रॉप रोटेशन कहलाता है। अब इससे हमारा वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा। तो इससे ऐसे वाटर कंजर्वेशन होगा भाई, आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया पे एक पर्टिकुलर फसल साल दर साल बोते रहेंगे तो एक तो उस पर्टिकुलर एरिया में हमारा इंसेक्ट अटैक बहुत ज्यादा होगा। दूसरा वाटर कंजर्वेशन कैसे होगा, वाटर कंजर्वेशन ऐसे होगा कि आपको अगर एक साल आपने जो क्रॉप लगाई वो हाई वाटर रिक्वायरमेंट वाली लगाई है, तो नेक्स्ट ईयर आपने कौन सी लगा दी, लो वाटर रिक्वायरमेंट लगा दी, तो वहां पे हमारा बैलेंस बना रहेगा, मॉइस्चर हमारा मृदा के अंदर से ज्यादा डिफिशिएट नहीं होगा, ठीक है भाई। एक बार अगर आप मेंटेन करके रखोगे अपने क्रॉपिंग पैटर्न में, तो आपका जो मॉइस्चर है वहां पे मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो आई होप चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो नेक्स्ट हमारे यहाँ पे हमारा जो डी पॉइंट है वो क्या है, इंजीनियरिंग मेजर्स। कुछ इंजीनियरिंग मेजर्स है जिसमें हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, सोइल को कंजर्व कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग मेजर्स में सबसे पहले कंटूर फार्मिंग में बता चुका हूँ आपको, पहाड़ों को काट कर सीढ़ी नुमा हम काट के जब खेती करते हैं उसको कंटूर फार्मिंग कहते हैं। तो इसमें जो स्लोप होता है वो 2 से 10% होता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग भी मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, इसमें हमारा 2 से कम स्लोप होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बता चुके हैं टेरिस फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग बताऊंगा आपको। तो टेरिस फार्मिंग क्या होता है हमारा, टेरिस का मतलब होता है छत। भाई छत के नुमा हम पहाड़ों को काट देंगे, छत के नुमा। भाई यहाँ तो हम क्या कंटूर कर रहे थे, लेकिन यहाँ भी ढलान ज्यादा होता है, तो हमने पहाड़ों को छत के नुमा काटा है। जिस तरह हमारी छत बना देते हैं ना, एकदम एकदम लेवल से हम छत बनाते हैं, बिल्कुल लेवल अच्छे से करके उसका, ठीक है। तो यहाँ भी हमने उस ढालू एरिया को हमने काट के एक छत का नुमा बना दिया है, एक छत का आकार दे दिया है। तो ऐसे फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, टेरिस फार्मिंग कहते हैं, ठीक है। तो टेरिस फार्मिंग में स्लोप कितना होता है हमारा, 16 से 33%। यहाँ पे जो स्लोप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। पहाड़ों को हमको या हिल को हमको बहुत ज्यादा मात्रा में काटना पड़ता है, और फिर काटने के बाद हम उसको क्या कर लेते हैं, उसका लेवल कर लेते हैं, उस पर खेती करते हैं, ठीक है। इमेज डाल दूंगा इसका, टेंशन ना लो, आप सब देख लेना। नेक्स्ट है हमारा बेंच ट्रेसिंग। बेंच ट्रेसिंग है हमारा, बेंच ट्रेसिंग क्या होता है, बेंच ट्रेसिंग भी हमारा एक किसका प्रकार है, टेरिस फार्मिंग का ही प्रकार है। इसमें हम बेंच बनाकर मतलब छोटे छोटे पोर्शन में छोटी छोटी छतों को काट देते हैं, मतलब छोटे छोटे पोर्शन में हम पहाड़ों को काट देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा, बेंच ट्रेसिस कहलाएगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या होता है हमारा, 16 से 33%। एक होता है हमारा ग्रेडिट ट्रेसिस, ये भी इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे स्लोप कितना होता है हमारा, 5 to 15%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा केमिकल मेजर्स। तो यहाँ पे हम जो वाटर को कंजर्व करेंगे वो केमिकल के द्वारा करेंगे। कैसे करेंगे, हम अपनाएंगे हम एंटी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। हम मतलब एंटी ट्रांसपेरेंट अपनाएंगे जो हमारे ट्रांसपायरेशन को कम करे, पौधे के ट्रांसपायरेशन रेट को कम करे, ऐसे कुछ केमिकल अपनाएंगे। तो ऐसे केमिकल कौन से, एक तो होते हैं हमारे स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप केमिकल आते हैं, ठीक है। स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में कौन से आते हैं, मतलब वो स्टोमेटा को अगर हम इन केमिकल का स्प्रे कर देंगे पौधे के ऊपर, तो हमारे पौधे के स्टोमेटा को रंध्र अवकाश होगा। क्योंकि रंध्र अवकाश क्या करते हैं हमारे भाई, हमारा क्या करते हैं, हमारा ट्रांसपायरेशन रेशियो बढ़ाते हैं ना पौधे का। भाई वो उसका क्या बढ़ाते हैं, ट्रांसपायरेशन रेशियो बढ़ाते हैं। जब ट्रांसपायरेशन रेशियो हमारा बढ़ता है स्टोमेटा के द्वारा, तो उसी स्टोमेटा को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे केमिकल स्प्रे करके उसको बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो हमारा ट्रांसपायरेशन रेशियो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसका परिणाम क्या होगा, यहाँ पे जो ट्रांसपायरेशन रेशियो के द्वारा जो वाटर का लॉस हो रहा था वहां पे कम हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या है,
स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में हमारा पीएम में फुल फॉर्म लिखी हुई है, भी एक केमिकल का नाम है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, हर्बिसाइड है। हर्बिसाइड भी हम स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप में यूज कर सकते हैं। तो उसमें कौन सा है, हमारा एट्राजीन है। अगर हम लोग कंसंट्रेशन पे एट्राजीन को यूज करेंगे तो वो भी हमारा स्टोमेटा को बंद कर देगा, जिससे हमारा पौधे का ट्रांसपायरेशन रेशियो कम हो जाएगा, ठीक है। और हमारा ये क्या है, एबी है, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, ये एक हार्मोन होता है। ये हार्मोन हमारा क्या करता है, हमारे पौधे की शूट ग्रोथ को कम कर देगा और रूट ग्रोथ को बढ़ा देगा। शूट ग्रोथ कम होगी तो हमारा ट्रांसपायरेशन रेट कम हो गया, और रूट ग्रोथ बढ़ गई तो जड़ों की ग्रोथ अगर बढ़ेगी तो हमारा पौधा अधिक गहराई तक जाके वाटर को एब्जॉर्ब कर पाएगा, ठीक है। मतलब अच्छे से वो वाटर को यूटिलाइज कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, हम यहाँ पे देखेंगे फिल्म फॉर्मिंग आता है हमारा, फिल्म फॉर्मिंग टाइप। ये स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप था, और भी हमारा क्या है, फिल्म फॉर्मिंग टाइप है। तो फिल्म फॉर्मिंग टाइप में हम हमारे आते हैं सिलिकॉन आता है, ऑयल आते हैं, वैक्सीस आते हैं। फिल्म फॉर्मिंग टाइप का मतलब यहाँ पे ये स्टूडेंट के पौधे के ऊपर हम ऐसे केमिकल का स्प्रे करेंगे जो उसके ऊपर एक थिन लेयर बना देगा, एक बहुत पतली लेयर बना देगा, ट्रांसपेरेंट लेयर बना देगा, जिसकी वजह से हमारा जो वाटर लॉसेस होने वाला था पत्तियों के द्वारा, ठीक है, ट्रांसपायरेशन लॉसेस होने वाला था, वो नहीं होगा, क्योंकि वो क्या करेगा, उसको इवेपोरेट नहीं होने देगा, ठीक है। वाटर को इवेपोरेट नहीं होने देगा, क्योंकि वहां पे क्या है, थिन लेयर बनाया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि कोई ऐसा केमिकल जो सनराइज को क्या करे, रिफ्लेक्ट करे, उसको रिफ्लेक्ट करके रिटर्न वापस भेज दे। भाई जब आपके प्लांट की लीफ सरफेस पे जब आप सनलाइट पड़ेगी तो जब तक आप इस केमिकल का यूज नहीं करेंगे रिफ्लेक्टिंग टाइप का, तो तब तक तो आपका पौधा उसको एब्जॉर्ब करेगा। जब एब्जॉर्ब कर पाएगा सनलाइट को तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। जब तापमान बढ़ेगा तो वाटर को बहुत ज्यादा क्या करेगा, ट्रांसपायरेशन करेगा अपने आप को कूल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर इस केमिकल का रिफ्लेक्टिंग टाइप का यूज करोगे तो आपके पौधे के सरफेस के ऊपर जो सनलाइट आ रही है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जब वो रिफ्लेक्ट होंगी तो ज्यादा मात्रा में जो किरणें हैं वो आपके पौधे के ऊपर नहीं पड़ पाएंगे, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो उसका परिणाम ये होगा कि आपका जो पौधा है उसका तापमान नहीं बढ़ पाएगा। जब उसका तापमान नहीं बढ़ेगा तो वहां पे आपका जो ट्रांसपायरेशन रेट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि तापमान बढ़ने की वजह से आपका ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ता है, ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो रिफ्लेक्टिंग टाइम में क्या आता है, हमारा सिलाइट आता है, काउलिन आता है, काउलिन का 5% स्प्रे कर सकते हो आप, ठीक है। एक आता है हमारा ग्रोथ रिटार्डेंट्स। तो ग्रोथ रिटार्डेंट्स हमारे कुछ ऐसे हार्मोन होते हैं जो हमारे क्या करते थे, पौधे की ग्रोथ को रोक देते हैं, ठीक है, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक देते हैं और फ्लावरिंग और फ्रूटिंग ग्रोथ को बढ़ा देते हैं। क्योंकि जितनी ज्यादा वेजिटेटिव ग्रोथ हमारी पौधे की उतनी ज्यादा उसको वाटर की रिक्वायरमेंट होगी, और यहाँ पे हमको वाटर को कंजर्व करना है। तो हमने क्या कर दिया, पौधे की क्या कर दिया, यहाँ पे हमने वेजिटेटिव ग्रोथ को रोक दिया है, ताकि हम क्या कर सके, वाटर को कंजर्व कर सके, ठीक है। तो ग्रोथ रिटार्डेंट में कौन कौन से केमिकल आएंगे, हमारा साइटोसेल आएगा, और इसमें एक हार्मोन भी आता है हमारा एब्सिसिक एसिड, जो मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट है हमारा विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स। विंड ब्रेक एंड शेल्टर बेल्ट्स। विंड ब्रेक क्या होता है, जो हमारी हाई विंड वेलोसिटी है ना, हाई विंड तेज हवाएं जो चलती है, तो तेज हवाओं को की वेलोसिटी को कम करने के लिए, उनकी गति को कम करने के लिए फील्ड के चारों तरफ हम क्या लगा देते हैं, झाड़ीनुमा पौधे लगा देते हैं, विंड ब्रेक लगा देते हैं, शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हैं। जब हमारी हवा आएगी तो पहले किस पे टकराएगी, उन झाड़ीनुमा पौधों पे टकराएगी, फिर आपके फसल को वो अटैक करेगी, और फिर यहाँ पे आपकी फसल की, जब वो फसल को अटैक करेगी तो उसकी जो वेलोसिटी वो कम हो चुकी होगी। तो इसका परिणाम क्या होगा, एक तो इरोजन कम हो जाएगा, आपकी मृदा का होने वाला जो इरोजन है वो भी कम हो जाएगा, विंड इरोजन जो करेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा तेज मृदा होगी उतनी ज्यादा हमारा इरोजन को प्रमोट करेगी, अपने साथ सोइल पार्टिकल को डिटैच करके ले जाएगी। लेकिन वहां पे हमारी जो विंड है वो क्या, उसकी क्या हो चुकी, गति कम हो जाएगी, किसकी वजह से, शेल्टर की वजह से। तो जब उसकी गति कम हो चुकी है तो आपकी क्रॉप लॉजिंग भी कम हो जाएगी, वहां पे फसल गिरेगी नहीं, ठीक है। दूसरा हमारा जो हाई विंड वेलोसिटी है, अगर हाई विंड वेलोसिटी किसी एरिया में कर रही है, चलती है, हाई विंड वेलोसिटी तेज हवाएं चलती है, तो वो आपके मॉइस्चर को भी अपने साथ में लेके जाती है सोइल से।
तो वहां पे अगर हम हवा की गति को कम कर दे रहे हैं तो उससे आपका जो मॉइस्चर है सोइल के अंदर वो भी क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो इससे आपका मॉइस्चर कंजर्वेशन भी हो रहा है और सोइल इरोजन भी कम हो रहा है और आपकी क्रॉप लॉजिंग भी कम हो रही है। ठीक है, तो तीनों चीज यहाँ पे आपकी इसकी हो रही है। तो विंड ब्रेक्स में कौन कौन से आएंगे आपके, प्लांट यूकेलिप्टिस आती है और कैसोरीना आता है और आपका कैसी आता है, ये एग्जाम्पल है आपके विंड ब्रेक और शेल्टर बेल्ट्स के। तो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम आपका जो अपना लेक्चर है वो हम उसको यहीं पे समाप्त करते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर करिए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट दे रहा हूँ और ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे मैं इसी तरह के लेक्चर आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। अभी आगे भी हमारी जो क्लासेस रहेगी वो रैंकफीड एग्रीकल्चर वाटर सेट पे ही रहेगी, तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।